हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग नेक्स्ट प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं जिसका नाम है इथाइलिन हार्मोन्स। अभी तक हमने पढ़ा था 3 हार्मोन्स के बारे में। हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स के बारे में। पहले हार्मोन्स के बारे में आपको बताया गया ऑक्सिन हार्मोन्स, दूसरा आपको बताया गया जिबरेलिन हार्मोन्स और तीसरे के बारे में हमने सीखा साइटोकाइनिन हार्मोन्स। ये तीनों ही हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं। अब हम लोगों को सीखना है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। तो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इथाइलिन हार्मोन्स और दूसरा होता है एब्सिसिक एसिड या जो है एबीए हार्मोन्स। तो ये दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इथाइलिन की बात करते हैं। तो इथाइलिन हार्मोन्स यह एक गैसियस हार्मोन्स होता है। यह वोलाटाइल नेचर का होता है और यह बेसिकली इसका काम होता है फ्रूट को पकाना, मतलब यह फ्रूट राइपेनिंग में मदद करता है। इथाइलिन हार्मोन्स यह प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। जैसे मान ले कोई ग्रोइंग प्लांट है, अगर उसमें इथाइलिन बनने लगेगा तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। जैसे अभी आप देखते हैं माली वगैरह जो होते हैं, जो फूल वगैरह लगाते हैं या जो फ्रूट की खेती करते हैं, अगर पौधे को ग्रो कराते हैं और अगर छोटे पौधे में फ्रूट बनने लगता है तो उस फ्रूट को तोड़ के फेंक देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो फ्रूट नहीं रहेगा तो इथाइलिन नहीं बनेगा, और इथाइलिन नहीं बनेगा तो प्लांट का ग्रोथ होगा, मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। कहने का मतलब यह हार्मोन्स प्लांट की लंबाई को बढ़ने से रोकने का भी काम करता है। हम बात करते हैं इथाइलिन। तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन्स होता है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन्स होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप कर सकते हैं C2H4। तो इसी को इथिलीन कहते हैं, या इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4। तो दिस इज द एथिलीन या इथाइलिन। अच्छा, अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो इथाइलिन का सोर्स क्या है, तो आप कर सकते हैं इथेफोन। तो इथेफोन एक केमिकल है। तो एग्रीकल्चर में एथिलीन का सोर्स एग्रीकल्चर में क्या है? जैसे खेती में हम जो इथाइलिन को यूज करते हैं, तो इथाइलिन का एक फॉर्म होता है जिसको इथेफोन कहते हैं। इथेफोन को यूज करते हैं। इथाइलिन का केमिकल नेचर जो होगा, तो इसका केमिकल नेचर वोलाटाइल गैसियस होगा। इसका नेचर जो होगा गैसियस हार्मोन्स होगा। कहने का मतलब यह वोलाटाइल नेचर का होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि गैसियस हार्मोन्स कौन है, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन्स है जो गैसियस होता है? तो ऑब्वियसली इथाइलिन ऐसा हार्मोन्स है जो गैसियस होता है। अगर इथाइलिन को खुले में छोड़ दिया जाए तो यह उड़ जाता है। तो प्लांट में स्टोर नहीं होता है, प्लांट में बनता है, अपना काम करता है और यह प्लांट से खत्म भी हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह वोलाटाइल नेचर का होता है। कहने का मतलब यह गैसियस हार्मोन्स होता है। तो इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको सबसे पहले बर्ज ने डिस्कवर किया था। तो बर्ज एक साइंटिस्ट है। 1962 ईस्वी में 1962 में बर्ज ने इथाइलिन का पता लगाया। कजिन्स ने इसका वोलाटाइल नेचर दिया। तो कई बुकों में आपको मिल जाएगा कि बर्ज ने इसका वोलाटाइल नेचर दिया, लेकिन एक्चुअल में कई जगह पे आपको मिलेगा कजिन्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही इसका वोलाटाइल नेचर बताया। अगर इथाइलिन का हम केमिकल नेचर की बात करें तो इथाइलिन का केमिकल नेचर क्या है, मतलब किस केमिकल का बना है, इसकी बात करें तो इथाइलिन का केमिकल नेचर है 2-क्लोरोएथाइल फास्फोरिक एसिड। तो इसका केमिकल नेचर है 2-क्लोरोइथाइल फास्फोरिक एसिड। अब क्वेश्चन ये आता है बाबू कि ये 2-क्लोरोएथाइल फास्फोरिक एसिड क्या है? ये कुछ अलग नहीं है, ये इथेफोन ही है। इथेफोन को ही हम कहते हैं 2-क्लोरोइथाइल फास्फोरिक एसिड। तो यह इसका केमिकल नेचर है। अच्छा, अगर हम इथाइलिन के प्रिकर्सर की बात करें तो इथाइलिन का प्रिकर्सर क्या है? तो प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन इज द मेथियोनिन। तो मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है और इसका कोडान ACC है।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका मेथियोनिन जो होगा यह प्रिकर्सर होता है इथाइलिन का। इथाइलिन का प्रिकर्सर कौन होगा? मेथियोनिन। तो हम कह सकते हैं कि यह इथाइलिन हार्मोन्स ऑक्सिन से ही बना होता है। अभी बहुत सारी डिस्कवरी हो गई। पहले हम इथाइलिन को ऑक्सिन में ही पढ़ा करते थे, लेकिन अभी इसका फंक्शन सेपरेट हो गया है। ऑक्सिन अलग हो गया और इथाइलिन अलग हो गया, क्योंकि हमने डिटेल स्टडी की, अलग अलग स्टडी की और बात अलग, इसके फंक्शन भी अलग अलग हो गए। तो हम कहेंगे प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन इज द मेथियोनिन। अच्छा, अब बात आती है साइट ऑफ सिंथेसिस। कहने का मतलब इथाइलिन सबसे ज्यादा बनता कहाँ है? तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इथाइलिन का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होगा या सबसे ज्यादा इथाइलिन कहाँ बनता है? तो आप कह सकते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो जहां पर फ्रूट पकता है प्लांट्स में, जिस हिस्से में फ्रूट पकता है, फ्रूट जो है राइपेंड होता है, वहीं पर इथाइलिन बनता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है फ्रूट को पकाना। दूसरा हम बात करते हैं सेनिसेंस टिश्यू। तो सेनिसेंस टिश्यू, सेनिसेंस टिश्यू मतलब ऐसी पत्तियां, प्लांट की ऐसी पत्तियां जो बुढ़ी हो गई है, मतलब जो बूढ़ा पत्ती हो गया है, बुढ़ा गई बाटे पूरी तरह से, अब मरने के कगार पे है, तो वो ऐसा जगह पे ही इथाइलिन बनेगा। तो क्यों ऐसा भैया? क्योंकि इथाइलिन वहां पे बनेगा और पत्ती को प्लांट से गिरा देगा। कहने का मतलब यह एब्सिशन में भी भाग लेता है। तो ओल्डर लीफ जो होते हैं उनको ये गिराने के काम में भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये ऐसे जगह पे बनेंगे जहां सेनिसेंस पार्ट होगा प्लांट्स का। प्लांट के सेनिसेंस पार्ट के साइड पर बनेंगे, तो ये लीफ का सेनिसेंस भी काज करवाते हैं। फ्रूट पक जाएगा तो फ्रूट को प्लांट से गिराने का भी काम करवाएंगे, तो मतलब फ्रूट सेनिसेंस में भी भाग लेंगे। तो आप कुल मिला जुला के सेनिसेंस वाले पार्ट में इनका फॉर्मेशन ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इथाइलिन का बायोअस्से टेस्ट क्या है। तो इथाइलिन का बायोअस्से टेस्ट है ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। तो याद रखिएगा, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने भी इस ट्रिपल रिस्पॉन्स को लिखा है अपने लाइंस में, लेकिन डायरेक्ट वर्ड नहीं दिया है, यही बायोअस्से टेस्ट इसका है। तो इसका बायोअस्से टेस्ट ट्रिपल रिस्पॉन्स है। अब भैया ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या आई? तो तीन चीज होगा। तो एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा, दूसरा हुक का फॉर्मेशन होगा, और तीसरा स्वेलन प्लीम्यूल, मतलब एक्सिस की मोटाई बढ़ जाएगी। तो प्लीम्यूल या स्वेलन प्लीम्यूल कह सकते हैं, या स्टेम एक्सिस की मोटाई बढ़ जाएगी। तो ये तीन रिस्पॉन्स देता है। जैसे अगर हम इसको छिड़काव करेंगे जो है जर्मिनेटिंग सीड पर, तो क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा, और क्या करेगा? हुक का फॉर्मेशन करवाएगा, और क्या करेगा? स्वेलन प्लीम्यूल बनवाएगा। चलो इसको समझते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है। जैसे मान लिया जाए ये सीड है, ये सीड है, और इस सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन हो रहा है, ये सीड है और इस सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, और ये सीड का प्लीम्यूल है। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्लीम्यूल। जैसे आप देखते हैं ना, चने को आप पानी में भिगो के रख देते हैं, तो 2-3 दिन बाद देखते हैं तो चने से आंखा निकल जाता है। तो चनवा आंखा फोड़ देता है, ग्रीन कलर का कुछ चीज निकलता है ना, वही प्लीम्यूल होता है। उसी से बाद में चल करके स्टेम बनने वाला होता है। तो ये प्लीम्यूल होता है, ये सीड है, तो सीड से यह प्लीम्यूल निकलता है। अब अगर इस सीड पर हम इथाइलिन का छिड़काव कर दें, इथाइलिन, तो इथाइलिन का छिड़काव अगर आप कर दीजिएगा तो क्या होगा इसके साथ? तो आप कर सकते हैं इसके साथ तीन चीज हो सकता है। तो पहली बात क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होता है बाबू? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब जैसे ये जो है सीड है, और ये सीड है, और ये सीड का प्लीम्यूल, तो प्लीम्यूल को ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करा देगा। ये प्लीम्यूल को हॉरिजॉन्टली ग्रो कराएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ग्रोथ, मतलब ये लंबाई को रोकता है, मतलब ये लंबा नहीं होने देता है, मतलब जो है लेंथ को या लंबाई को बढ़ने से रोकता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है। दूसरा और क्या है?
दूसरा हुक का फॉर्मेशन, तो आप कर सकते हैं दूसरा एक्शन इसमें क्या देखने को मिल सकता है, हुक फॉर्मेशन हो सकता है, हुक फॉर्मेशन। तो बाबू हुक फॉर्मेशन कैसे हो गया, अब जरा देखिए हुक, जैसे मान लेते हैं ये जो है सीड है, दिस इज द सीड, तो ये सीड है और इस सीड से यह प्लीम्यूल निकला है, ये सीड है और इस सीड से यह प्लीम्यूल निकला है, और ये प्लीम्यूलवा ऐसे हुक जैसा बन जाएगा, इस तरह से हुक जैसा बन जाएगा, इस तरह से हुक जैसा, तो हुक जैसा बन जाएगा, ये हुक फॉर्मेशन हो गया। और तीसरा होता है स्वेलन प्लीम्यूल, मतलब उसका एक्सिस स्वेल कर जाएगा, तो तीसरा होता है स्वेलन प्लीम्यूल, स्वेलन प्लीम्यूल, स्वेलन प्लीम्यूल, प्लीम्यूल। तो स्वेलन प्लीम्यूल इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जैसे मान लेते हैं ये जो है सीड है, दिस इज द सीड, और ये प्लीम्यूल है, और इस प्लीम्यूल की मोटाई ऐसे बढ़ जाएगी, तो इस तरह से इस प्लीम्यूल की मोटाई बढ़ जाएगी, इस प्लीम्यूल की मोटाई बढ़ जाएगी, इसी को कहते हैं स्वेलन प्लीम्यूल। तो इसी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है। अब जरा देखिएगा, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, कहने का मतलब इथाइलिन का मेन फंक्शन, तो इसका मुख्य फंक्शन क्या है, कारगर फंक्शन, तो मतलब इसका मेन फंक्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ना फ्रूट को पकाना, तो इसका मेन फंक्शन है फ्रूट को पकाना। तो इथाइलिन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट की नेचुरल राइपनिंग, तो फ्रूट की नेचुरल राइपनिंग किसके कारण होती है, इसी इथाइलिन के कारण। तो C2H4, तो इसको हम इथाइलिन कहते हैं, एथिलीन, तो एथिलीन, तो दिस इज द एथिलीन। तो फ्रूट की जो नेचुरल राइपनिंग होती है, जैसे पौधा है, प्लांट है, तो प्लांट में है ना, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में आम जो है लग गया, आम लग गया, आम का फ्रूट बन गया, अभी आम कच्चा कच्चा है, अब अगर उस आम को उस पेड़ में छोड़ देंगे तो फ्रूट में बनने लगेगा इथाइलिन, और इथाइलिन बनेगा तो उस आम को चारों तरफ से पका देगा। अच्छा, नेचुरल राइपनिंग में क्या खासियत होती है, तो फ्रूट को चारों तरफ से पकाता है, अच्छे से घुलता है, जैसे जो अमवा पेड़वा में पकल रहा ले वो खाने में अच्छा होता है, क्योंकि चारों तरफ से वो पक जाता है, अच्छे से पकता है, तो वो अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, बड़े बुजुर्ग वगैरह कहते हैं ना, आम वगैरह घर पे आता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आम वगैरह घर पे आता है तो पहले कहते हैं उसको भिगो दो पनिया में, तो पनिया में 2-3 घंटा लगभग भुगोए रहते हैं, इसके बाद निकालते हैं, तो जहां से उसका जो है डंठल निकला रहता है, जहां से वो पकड़ा रहता है पेड़ से, तो अब क्या होता है उसको ऐसे जो है बकोल देते हैं, थोड़ा सा तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, तोड़ने के बाद थोड़ा सा उसको गारते हैं, 2-3 जो है उसका रस जो है 2-4-6 ड्रॉप गिरा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर एक लसलसा पदार्थ होता है, तो गांव देहात की भाषा में उसको चोपी कहते हैं। तो अगर वैसे चौहक जाइए, पेड़ से लाए आम धो के और उसको जो है उसको 2-3 ड्रॉप नहीं गिराए और इसको ऐसे चौहकना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, उसका जो चोपी है, लसलसा पदार्थ है, तो होठ में लग जाएगा, थोड़ में लग जाएगा, साइड में, और वो पका देगा, चमड़े को ना बकोल देगा, तो वहां पे पकने लगेगा। तो इसीलिए गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं आम को लाओ, उसको भिगो, और उसका जो है जब खाते वक्त उसको जब खाएं तो उसका ढिपुनी तोड़ करके उसको 2-3 बार गार दो, ताकि 2-4 ड्रॉप गिर जाए, तो उसका चोपी बाहर आ जाए, खाओ तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मजा आता है खाने में। तो ये नेचुरल राइपनिंग होता है आम का। तो नेचुरल राइपनिंग कौन कराता है, तो आप याद रखिएगा एथिलीन जो होता है यह नेचुरल राइपनिंग कराता है। अच्छा, अगर आम की जो है हम आर्टिफिशियल राइपनिंग की बात करें, है ना, तो आम को जो है या केला आप देखो, सेब देखो, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं, पेड़ में हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि पेड़वा में छोड़ देंगे तो जो छोटे बच्चे हैं ढेला मार मार के तोड़ के लेके जाएंगे सब, है ना। तो आप लोगन भी किए होंगे, है ना, बहुत सारा ऐसा शरारत किए होंगे, पड़ोसी का आम बड़ा तोड़े होंगे। तो इस तरह से आर्टिफिशियल राइपनिंग, हम कच्चे फ्रूट को तोड़ लेते हैं, और अब हम बाजार से लाते हैं कार्बाइट लाते हैं,
कार्बाइड, बाजार से क्या लाते हैं, कार्बाइड। कार्बाइड एक केमिकल है जिसका फार्मूला होता है CaC2 कार्बाइड। तो ये कार्बाइड है, कार्बाइड को बाजार से लाते हैं। अब इस जो है कार्बाइड पर, जो कार्बाइडवा लाए हैं उस पर पानी थोड़ा सा छिड़क देते हैं, उसमें नमी आ जाएगा। तो जो है सफेद सफेद कलर का होता है, उस पे ऐसे पानी का फुहारा मार देते हैं ताकि उसमें नमी आ जाए। तो पनिया जैसे ही इस पे पड़ता है तो ये पनिया इससे रिएक्ट करने लगता है, और जब पानी रिएक्ट करेगा तो बनेगा C2H2। क्या बनेगा, C2H2। तो C2H2 इसी को कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। तो इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। तो इसको एसिटिलीन करते हैं, नॉट एथाइलिन। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल राइपनिंग इथाइलिन करता है, लेकिन आर्टिफिशियल राइपनिंग एसिटिलीन करता है। कौन करता है, एसिटिलीन। तो जब पानी कार्बाइड से रिएक्ट करेगा तो एसिटिलीन बनेगा और चूना बनेगा। तो ये चूना है। क्या है, चूना है। तो ये चूना है। जैसे मान लीजिए कोई केला का जो है जिसके घर के आसपास केला का पेड़ होगा, तो केला का घार जब आता है घर पे तो क्या करते हैं उसको, तो उसको हम कार्बाइड मार्केट से लाते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं और इसके बाद उसको बोरा में भर करके और जो है छोटे छोटे पुड़िया में जो है ये कार्बाइड वाला ये पाउडर जो है चारों तरफ हम रख देते हैं और फिर उस बोरे से उस घार को तोप देते हैं। और फिर क्या होता है, अब ये रिएक्शन होगा तो एसिटिलीन बनेगा और ये एसिटिलीन उसको पकाएगा, फ्रूटवा को पकाएगा। अब इसमें एक ससुरा बड़ा गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, तो जो है ऐसे ही पक जाएगा, मतलब कहीं पकेगा कहीं पकबई नहीं करेगा। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग में यही दिक्कत होती है, कहीं कहीं पक जाता है कहीं कहीं पकता नहीं है। तो आप याद रखेंगे, कार्बाइड के सहायता से हम फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाते हैं। अब जरा आप देखिएगा, हम उष्मा के कारण भी फ्रूट को पका सकते हैं, मतलब टेम्परेचर दे करके। जैसे छोटे छोटे आप भी रहे होंगे, हम लोगों ने तो बहुत किया होगा, आप भी छोटे रहे होंगे तो किए होंगे। अमवा तोड़ के लाते थे पड़ोसी के पेड़ से और भूसा में गाड़ के रख देते थे। तो भूसा में गाड़ के रखने के बाद 2 दिन बाद जाते थे, वहां से जहां गाड़े रहते तो वहां से खोद के निकालते थे तो पका रहता था। तो उष्मा टेम्परेचर के कारण भी जो है उसके अंदर ये बनने लगता है और जिस कारण से वो फ्रूट पक जाता है। तो फ्रूट की राइपनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो है पूरे फंक्शन को एक साथ पढ़ते हैं ट्रिक के सहायता से। जो एनसीईआरटी में फंक्शन दिए गए हैं उसके ट्रिक के सहायता से हम पढ़ते हैं। तो पहला ट्रिक है द डियर। द डियर मतलब प्रिय, सास एंड ससुर, है ना, सास एंड ससुर। ई का हो गई, ये तो अजबई हो गई। डियर सास और ससुर, आज की बहुए है ना इतने सम्मान के साथ सास ससुर को नहीं बुलाती है, कहती है बुढ़िया, है बुढ़वा ना, बुढ़िया बुढ़वा से संबोधन करती हैं। तो द डियर सास एंड ससुर, इस ट्रिक के सहायता से हम लोग पूरे फंक्शन को पढ़ सकते हैं। द डियर सास एंड ससुर। द टी मतलब ट्रिपल रिस्पॉन्स, तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। एनसीईआरटी ने भी लिख के दिया है। ट्रिपल रिस्पॉन्स यही है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हुक फॉर्मेशन और स्वेलन प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को फुला देता है, एक्सिस को मोटा कर देता है। डियर, इसमें 4 वर्ड है, DEAR। तो डी फॉर डॉर्मेंसी ब्रेकिंग, मतलब ये सीड और बर्ड के डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। डॉर्मेंसी मतलब क्या होता है, सुसुप्तता अवस्था। सीड जो रेस्ट पीरियड में चले गए होते हैं तो उनके डॉर्मेंसी को ये ब्रेक कर देता है। करने का मतलब ये सीड के जर्मिनेशन को लाता, मतलब ये सीड को जर्मिनेट करवाता है। तो क्या सब में करवाता है, नहीं है बबुआ, सब में नहीं है करवाएगा। किसमें, पीनट्स में। तो आप याद रखिएगा एग्जांपल, पीनट्स, है ना, तो पीनट्स, है ना, है ना, पीनट्स में, पीनट्स मतलब मूंगफली, पीनट्स और पोटैटो में स्प्राउटिंग बनाता है। पोटैटो में स्प्राउटिंग बनाएगा तो आप कह सकते हैं जो है डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। सीड के डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और बर्ड के डॉर्मेंसी को, एग्जांपल क्या है, पीनट्स और पोटैटो। दूसरा, और इसका काम क्या हो सकता है,
तो इसका दूसरा काम होता है इलोंगेशन ऑफ स्टेम। इलोंगेशन ऑफ स्टेम मतलब ये स्टेम की लंबाई को बढ़ाएगा, मतलब पेटियोल की लंबाई को बढ़ाता है ना। किसका? पेटियोल की लंबाई को बढ़ाएगा, स्टेम की लंबाई को बढ़ाएगा। जिसका एग्जांपल क्या है? राइस प्लांट। तो आप कह सकते हो राइस में, है ना, तो राइस में यह स्टेम का इलांगेशन करवाता है। और क्या होगा? ए फॉर एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करवाएगा। तो एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करवाएगा। रूट में रूट हेयर को ग्रो करवा देगा। रूट में रूट हेयर, आप जानते हैं ये रूट होता है ना, तो रूट होता है इस तरह से, आप देखे होंगे ये रूट होता है और रूट से इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम रूट हेयर कहते हैं। तो ये रूट हेयर के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा रूट हेयर बनवाएगा, जिस कारण से रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाएगा। मतलब ये रूट के द्वारा पानी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है ना, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ेगा। तो आप कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाएगा जिस कारण से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और क्या करता है? राइपेनिंग ऑफ फ्रूट। तो आर फॉर राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को राइपेनिंग करवाता है, मतलब फ्रूट को पकाने में सहायता करता है। तो ये डियर का हो गया। नेक्स्ट है सास, डियर सास, यस मतलब सेनिसेंस। तो ये सेनिसेंस को लाता है, क्या करता है? सेनिसेंस को प्रमोट करता है। इसके कारण सेनिसेंस होता है ना। फल पक जाएगा तो ये गिर जाएगा, लीफ ओल्ड हो जाएगा तो गिर जाएगा, तो ये सेनिसेंस लाता है। और क्या करता है? ए का मतलब होता है एपिकल हुक फॉर्मेशन। इसका मतलब होगा एपिकल हुक फॉर्मेशन, मतलब एपिकल अपेक्स या टिपोआ पे ऐसे हुक जैसा स्ट्रक्चर बनवा देगा, तो इसी को कहते हैं एपिकल हुक फॉर्मेशन। और क्या करेगा? सेक्सुअल एक्सप्रेशन करवाएगा, सेक्सुअल एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल आप कह सकते हैं कुकुरबिट्स। कुकुरबिटेसी फैमिली के जो पौधे हैं, कुकुरबिट्स हैं, उनमें सेक्सुअल एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा, मतलब फीमेल फ्लावर को फ्लोरिंग को इंड्यूस करेगा, मतलब कुकुरबिट्स में फीमेल फ्लावर को के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। तो फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, तो इसलिए आप कह सकते हैं सेक्सुअल एक्सप्रेशन लाएगा किसमें? कुकुरबिट्स में। अब आगे ससुर, SUR ससुर। तो एस फॉर सिंक्रोनाइज, एनसीईआरटी का फंक्शन है सिंक्रोनाइज द, क्या करेगा? सिंक्रोनाइज द फ्रूट सेट इन द पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में फ्रूट सेट को यह सिंक्रोनाइज कर देगा। और क्या होगा? ए मतलब होगा एब्सिशन। तो सेनिसेंस मतलब वृद्धावस्था लाएगा, और एब्सिशन मतलब फाल करवाएगा। और क्या करेगा? ए और क्या करेगा? जो है रिस्पायरेशन को इंक्रीज करवाएगा। यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है।